वेलकम टू द टिप्स एंड क्लिप्स इंग्लिश सीरीज। आई एम इमरान मिर्ज़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हर एज के स्टूडेंट के लिए है, चाहे वो ग्रेड 1 का स्टूडेंट हो या यूनिवर्सिटी लेवल का स्टूडेंट हो, उन सब के लिए ये वीडियो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों ने हर ग्रेड में ही पढ़े हैं और मुख्तलिफ अंदाज से आप उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते रहे हैं। एक अंदाज मैं भी आज आपको बताऊंगा जिसमें एक ही पैकेज में, छोटी सी वीडियो में आप तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच रिवाइज कर सकेंगे और उनको रिकॉल कर सकेंगे और उनका कॉन्सेप्ट रिफ्रेश कर सकेंगे। क्लासेस में जब आप पढ़ते हैं तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के हर पार्ट की डिफरेंट डेफिनेशंस कराई जाती हैं और उनको आप क्रैम तो कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको मेमोराइज तो हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट कैरी नहीं कर सकते। और कॉन्सेप्ट ना आने की वजह से ही बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो ना इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकते हैं, ना वो इंग्लिश के सेंटेंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और ना ही वो प्रॉपरली सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको उसके इन्स एंड आउट्स नहीं आते। उनको नहीं मालूम कि एक सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूजेज क्या है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं शॉर्ट वे में तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी वीडियो का पार्ट्स ऑफ स्पीच का कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल से शुरू करना चाहूँगा। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आप अगर मोटर बाइक चलाते हैं या आप कार चलाते हैं तो उसको जानने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उसके हर पार्ट के बारे में जान सकें। अगर आपको पता होगा कि एक मोटरसाइकिल को स्टार्ट कैसे किया जाता है, स्टार्ट करने के लिए कौन सा पार्ट यूज़ होता है और उसको चलाने के लिए आपको क्या क्या तगोदो करनी पड़ती है, आपको क्या क्या महारत चाहिए और कौन कौन से पार्ट्स कब कब इस्तेमाल करने हैं, तो आप बहुत अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं। इसी तरह कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कोई भी मशीनरी जो आप चलाना चाहते हैं, अच्छी तरह चलाना चाहते हैं, तो आपको उसके पार्ट्स का पता होना ज़रूरी है। सो डियर स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी जब इंग्लिश लैंग्वेज को हम अंडरस्टैंड करते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, तो इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज के भी पार्ट्स हैं। हम जो बातचीत करते हैं, हम जो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, उसके लिए हमें कन्वर्सेशन के दौरान स्पीच बोलनी पड़ती है, यानी कोई बात करनी पड़ती है, कोई एड्रेस करना पड़ता है, किसी से मुखातिब होना पड़ता है। उसके लिए हम उसको जनरली हम जो भी सेंटेंस या जो भी वर्ड्स अटर करते हैं उसको कंपैरेटिव उनको कलेक्टिवली स्पीच कहा जाता है। इसी तरह अगर आप अच्छी स्पीच करना चाहते हैं, अच्छी स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो आपको उसके कंपोनेंट्स, उसके पार्ट्स का पता होना ज़रूरी है। सो डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह अब मेरे पास एक बोर्ड मार्कर है, फॉर एग्जांपल आप देखिए, इसके भी पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ज़ाहिरी तौर पर तो हमें इसके 2 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं कि एक तो ये इसका मेन बॉडी है और दूसरा ये इसको कवर करने के लिए एक कवर कैप है। सो डियर स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि यहाँ से लिखना है, ये इसका बिल्कुल एज है और यहाँ पे इंक मौजूद है, आप इससे लिख सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट अगर इसको मिसयूज़ करेगा और अगर इसको यहाँ से लिखने की कोशिश करेगा तो नहीं कर सकता। इसी तरह एक सेंटेंस में हर पार्ट का एक पोजीशन होती है और हर पार्ट को एक प्रॉपर जगह पर इस्तेमाल करना होता है। सो अगर आप वो सीख जाएं तो आप अच्छी इंग्लिश कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और स्पीक कर सकते हैं। सो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, देयर आर 8 parts of speech. How many parts of speech are there? There are 8 parts of speech. Number one, noun. Nouns क्या होते हैं? Dear students, nouns होते हैं, जनरली कहा यह जाता है, nouns जो होते हैं वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं।
नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। मैं डिटेल डेफिनेशन की बजाय आपको बताऊंगा कि आप कैसे शॉर्टली आप उसे याद रख सकते हैं। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स, नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। अच्छा, अब याद रखिए नेमिंग वर्ड्स क्या हो सकते हैं। नेमिंग वर्ड्स की मैं जनरली 4 कैटेगरीज बनाता हूं, यानी नेमिंग वर्ड्स हो सकते हैं। नंबर 1, कोई भी पर्सन का नेम हो सकता है, पर्सन, किसी पर्सन का नाम हो सकता है, मतलब कोई मेल हो, कोई फीमेल हो, कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आलिया, आमिर, अली, काशिफ, सुमेरा, ये तमाम नेम जो हैं ये नेमिंग वर्ड्स हैं। तो किसी पर्सन का नेम हो सकता है, और उसके अलावा पर्सन के नेम किसी डेजिग्नेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकते हैं, किसी के प्रोफेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ टीचर, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ डॉक्टर, इंजीनियर, एट्सेट्रा। और इसी तरह हम जैसे अपने रिलेशंस को भी डिफरेंट नेम से पुकारते हैं, जैसे सोशल रिलेशंस में हम कहें फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, एट्सेट्रा। सो पर्सन। इसी तरह ये किसी प्लेस का नेम भी हो सकता है। प्लेस का नेम से मुराद ये है कोई भी जगह, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग हो सकती है, उसके अलावा कोई पब्लिक प्लेस हो सकती है, उसके अलावा कोई भी कॉर्नर ऑफ अर्थ हो सकता है, या कोई कंट्री हो सकता है, कोई सिटी हो सकता है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ अगर रूम, मैं ये अगर कहूँ आपको क्लासरूम, मैं आपको ये कहूँ रोड, ये तमाम क्या हैं, प्लेसेस हैं। इसी तरह मॉस्क, इसी तरह टेंपल, इसी तरह आप कह सकते हैं कोई भी लाइब्रेरी, एट्सेट्रा। सो डियर स्टूडेंट्स, प्लेस, पर्सन, प्लेस, थिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है। याद रखिए ये लिविंग थिंग भी कोई हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ, फॉर एग्जांपल वाटर, फॉर एग्जांपल स्काई, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ आपको पेंसिल, एट्सेट्रा। सो पर्सन, प्लेस, थिंग, और एनी आइडिया हो सकता है, आइडिया हो सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ, यानी आइडिया वो चीज़ होती है जिसे आप हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपको कि ड्रीम, अब ड्रीम क्या है? ड्रीम एक आइडिया है, एक ना छूने वाला एक कॉन्सेप्ट है। अगर किसी बच्चे को मैं ये कहूँ कि ड्रीम को आप छू कर दिखाएं तो वो नहीं छू सकता। इसी तरह कोई डे हो सकता है, हम कहें संडे, मंडे, ट्यूसडे, एट्सेट्रा। सो डियर स्टूडेंट्स, पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया, ये तो आ जाते हैं नाउन। सो आप इसकी प्रैक्टिस ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आप इसको प्रॉपरली टाइम देना चाहें और आप इसको अंडरस्टैंड करना चाहें, कि आप किसी भी अपनी बुक का एक पेज ले लें और उसमें से नेमिंग वर्ड्स को आप अंडरलाइन करने शुरू कर दें, तो आप देखेंगे कि मोस्टली नेमिंग वर्ड्स आपके पेज पर आपको नज़र आएंगे। तो जो भी कॉम्पोजिशन या जो भी राइटिंग हमारे सामने आती है उनमें ज़्यादातर नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नाउन्स होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच की तरफ। सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउंस जो है ये ऐसे वर्ड्स होते हैं किसी भी राइटिंग में जो नाउन के रिप्लेसमेंट में यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि अली इज़ अ बॉय, और फिर मैं ये कहूँ अली इज़ 24 ईयर्स ओल्ड, अगर मैं ये कहूँ अली इज़ अ ब्यूटीफुल गाय, तो देखें बार 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 अली अगर आप लिखेंगे तो इससे हमारा जो जनरल इंप्रेशन आएगा, बात तो हर सेंटेंस इंडिविजुअली तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसे एक बेटरली कंपोज करना चाहते हैं तो बार बार अली या कोई नाम लिखने की बजाय अगर हम उसे ही कहें तो फिर उससे हमें क्या होगा, ज़्यादा बेटर हम कंपोजिशन कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ अली इज़ अ बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ ऑफ माई एज, एट्सेट्रा। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउंस क्या होते हैं? ये नाउन्स, आप दो लफ्जों में डेफिनेशन याद कर सकते हैं। नाउन्स रिप्लेसर्स आप कह सकते हैं, नाउन्स रिप्लेसर्स। नाउन को ये रिप्लेस कर देते हैं, उनकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके एग्जांपल्स में लिख सकते हैं ही, शी, इट,
दे, एटसेट्रा। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रोनाउन क्या होते हैं? वो नाउन के रिप्लेसमेंट में यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं। सो अब हम चलते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जो है वर्ब। वर्ब्स, डियर स्टूडेंट्स, कॉम्पोजिशन में वर्ब्स क्या होता है? वो जनरली एक्शन वर्ड्स कंसिडर किए जाते हैं। कहा यह जाता है वर्ड्स आर एक्शन वर्ड्स। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप शॉर्टली उसका ये एक एस्पेक्ट तो है कि वर्ब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स होते हैं। लेकिन याद रखिए कि वर्ब बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, वो एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2, वो स्टेट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और नंबर 3 जो है, वर्ब्स हमें वो पोजेशन को भी बताते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर ये कहूँ ही रीड्स बुक, सो देखिए रीड्स क्या है? यहाँ पर एक्शन वर्ड है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन मैं ये कहूँ ही हैज़ अ कार, हैज़ क्या है? अब यहाँ पर है तो वर्ब रखता है, लेकिन यहाँ पर ये एक्शन वर्ड नहीं है, बल्कि ये क्या है? पोजेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अगर डियर स्टूडेंट्स मैं ये कहूँ ही इज़ इल, तो फिर आप देखिए अब ही इज़ इल जो है वो इज़ क्या है? स्टेट बता रहा है कि वो इल है। अगर मैं ये कहूँ ही इज़ हेल्दी, तो इसका मतलब ये है इज़ हमें क्या बता रहा है? उसकी स्टेट बता रहा है कि वो हेल्दी है। सो डियर स्टूडेंट्स, तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर वर्ब जो है, मैं फिल वक्त यहाँ पर एक्शन वर्ड्स लिख रहा हूँ, एक्शन वर्ड्स। अब एक्शन वर्ड्स आप अगर इसको शॉर्टली करना चाहें तो आप एक्शंस कहें, और यहाँ पर आप लिख लीजिए एक्शन, बल्कि यूं कहें एक्शन स्टेट प्लस एक्शन स्टेट एंड पोजेशन। सो ये रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लें, आप कह सकते हैं रीड, उसके अलावा हैज़ और इज, एटसेट्रा। आप ये देखिए वर्ब जो है वो तीन एस्पेक्ट से हमें अपना फंक्शन बता सकता है। सो आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और देख सकते हैं इसको डिफरेंटली। पैराग्राफ को पढ़ के आप देख सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं कि कहाँ पर वर्ब पोजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कहाँ वो एज एन एक्शन वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, और कहाँ पर वो स्टेट को बता रहा है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब हम 4th वन देखते हैं। 4th वन एडजेक्टिव्स हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स वो वर्ड होते हैं जो नाउन के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमें नाउन का कॉन्सेप्ट बताते हैं, यानी कि ये हमें नाउन के बारे में कोई भी मालूमात देते हैं। ये हमें बताते हैं कि नाउन कैसा है। नाउन फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ पेन, अगर मैं पेन कहूँ और मैं कहूँ आ ब्यूटीफुल पेन, इंक पेन, सो देखिए ब्यूटीफुल जो वर्ड है वो क्या है? पेन के बारे में बता रहा है कि ये पेन जो है एक खूबसूरत पेन है। सो वो तमाम वर्ड्स जो किसी सेंटेंस में नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये होते हैं नाउन एक्सप्लेनर। ये नाउन को एक्सप्लेन करने वाले वर्ड्स होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हम यहाँ लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल नाउन को एक्सप्लेन करने वाले मैं कहूँ ब्यूटीफुल, लार्ज। अच्छा याद रखिए, ये कोई पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ही हमें नहीं दे सकते, उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स ही नहीं बता सकते, वो नेगेटिव एट्रीब्यूट्स भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अगली, एटसेट्रा। सो डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? ये नाउन के एक्सप्लेनर होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडवर्ब्स होते हैं। एडवर्ब्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? ये जिस तरह एडजेक्टिव्स हैं जो वो नाउन के एक्सप्लेनर होते हैं, इसी तरह एडवर्ब्स जो हैं वो वर्ब्स के एक्सप्लेनर होते हैं। तो एडवर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स एक्सप्लेनर।
ये वर्ब को एक्सप्लेन करते हैं। ये हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि एक्शन जो हुआ है वो कैसा हुआ है, या हमें ये स्टेट, जैसे मैंने बताया वर्ब के बारे में, स्टेट और पोजीशन, एक्शन, स्टेट और पोजीशन, ये हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि अब द प्लेयर प्लेड नाइसली। अगर मैं ये कहूँ द प्लेयर रन्स क्विकली, तो क्विकली यहाँ जो लफ्ज़ है वो आप कह सकते हैं कि एक एडवर्ब है। क्विकली, स्लोली, एटसेट्रा, ये क्या है, यहाँ पर एडवर्ब्स हैं। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स देखिए 6 जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन को अगर हम देखना चाहें तो ये क्या होते हैं। अगर मैं आपको ये कहूँ द बुक इज द टेबल, द बुक इज द टेबल, और आप इसको ज़रा विजुअलाइज करें, द बुक इज द टेबल, तो आप कहेंगे इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनी। हालांकि इतना बड़ा मैंने एक यहाँ पर सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर दिया, द बुक इज़ द टेबल, हमें समझ नहीं आया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ द बुक इज़ ऑन द टेबल, तो ऑन अब ऐसा लफ्ज़ है जिसकी वजह से हमें पूरी बात समझ आ गई। तो ऐसे वर्ड्स, हालांकि देखिए द बुक इज़ द टेबल में द बुक क्या है, नाउन है, टेबल क्या है, ये भी नाउन है, लेकिन हमें इसका कोई रिलेशन नज़र नहीं आ रहा। ऑन लगाने के बाद ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि द बुक इज़ ऑन द टेबल का मतलब है कि किताब और टेबल का क्या ताल्लुक है कि किताब टेबल के ऊपर है। सो प्रेपोजिशंस जो हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स को रिलेट करते हैं। सो ये क्या होते हैं, नाउन्स रिलेटर्स होते हैं, ये रिलेट करते हैं नाउन्स को। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं तो ऑन, इन, एट, अंडर, एटसेट्रा। सो डियर स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन के बाद हम 7th पार्ट ऑफ स्पीच पे आते हैं और वो है कंजंक्शंस। कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस को हम शॉर्टली कनेक्टर्स भी कहते हैं। ये वो अल्फाज होते हैं जो नाउन्स को आपस में मिलाते हैं या प्रोनाउंस को आपस में मिलाते हैं, या ये वर्ब्स को भी इवन सेंटेंसेस को भी आपस में मिलाते हैं। सो ये क्या होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं नाउन्स को। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि ये कनेक्टर्स हैं, नाउन्स को भी कनेक्ट करते हैं और उसके अलावा सेंटेंसेस को भी ये कनेक्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स इसमें आप लिख सकते हैं इसके एग्जांपल्स में एंड, और, देयरफॉर, एटसेट्रा। सो ये तो था शॉर्टली अगर मैं बताऊं तो कंजंक्शन के बारे में। अब हम लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो है कहलाता है इंटरजेक्शन। 8th पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो क्या कहलाता है, 8th पार्ट ऑफ स्पीच इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं? नाउन को जब भी आप सेंटेंस में लिख रहे होते हैं एज अ सब्जेक्ट, आप अगर उसे लिख रहे हैं और आप उसके बारे में उसकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, नाउन की फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो वर्ड जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं किसी भी सेंटेंस में, उनको इंटरजेक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहूँ हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। अब हुर्रे जो मैंने वर्ड बोला है, अब ये क्या है, ये फीलिंग एक्सप्रेसर है, तो ये फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। सो डियर स्टूडेंट्स इस वर्ड को हम एक इंटरजेक्शन कह सकते हैं। इसी तरह अलास, अफसोस, इसी तरह ओहो, आह। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स ये वो वर्ड्स होते हैं जिनके बाद एक्सप्रेशन देने के लिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है। सो मैं ये कह सकता हूं कि ये फीलिंग्स एक्सप्रेसर्स होते हैं, एक्सप्रेसर्स होते हैं, ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था हुर्रे, अलास,
एटसेट्रा। और एंड में देखें इसके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। हमें इसके बारे में पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो हम अगर इसको जहन में रखें कि और शॉर्टली इनको याद रखें कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का क्या मतलब है, तो हम सेंटेंस को अच्छे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। हमने आज देखा कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर 1 हमने देखा नाउन क्या होते हैं, नंबर 2 हमने देखा प्रोनाउन क्या होते हैं, नंबर 3 हमने देखा वर्ब क्या होते हैं, 4 पे हमने देखा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, 5 पे हमने देखा एडवर्ब्स क्या होते हैं, 6 पे हमने प्रीपोजिशन को डिस्कस किया, 7 पे हमने देखा कंजंक्शंस क्या होते हैं, और 8 पे हमने इंटरजेक्शंस को स्टडी किया। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।